जय श्री महाकाल। अपन पिछले लेक्चर में जो प्रश्न क्रमांक 21 तक देख चुके थे, उसके बाद में अपने जो है 22 और 23वां प्रश्न बाकी था। इसको अपन देखते देखे, बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है ये आपके लिए। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। आपके 22वां प्रश्न दिख रहा होगा, देखो आपको। प्रश्न क्या है? भूमि के एक बिंदु से प्रश्न है आपके, देखो, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण दे रहा है 45 और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई पूछी उसने। क्या कहा है? देखो प्रश्न क्या है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, भवन के शिखर पर कौन लगी है? संचार मीनार। संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण दिए। एक तो तल का और एक शिखर का उन्नयन कोण दिया 45 और 60 है। तो बोल रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। संचार मीनार के तल, देखो संचार मीनार जो लगी है वो भवन के ऊपर लगी है। 20 मीटर ऊंचा भवन है। भवन दे रखा है इसने 20 मीटर ऊंचा। आपके भवन दिया है इसने 20 मीटर ऊंचा दिया है भवन। तो चलो अपन भवन क्या लिखा उसने? भूमि के एक बिंदु से। प्रश्न क्रमांक 22वां है आपके, देखो प्रश्न 22 क्या कह रहा है? एक संचार मीनार है, एक भवन के ऊपर संचार मीनार है। तो पहले अपन देखो भवन बना देते हैं कि अपन ने यहां पर एक भवन बना दिया। ये भवन है आपके, और भवन की ऊंचाई दे रखी है इसने 20 मीटर। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार। ये भवन है, इसकी ऊंचाई दे दी इसने 20 मीटर। भवन की ऊंचाई दे रखी इसने 20 मीटर, और भवन के ऊपर जो है एक संचार मीनार लगी हुई, ऐसा कह रहा है वो। इसके ऊपर जो है क्या कह रहा है वो? एक संचार मीनार लगी हुई। या आपके संचार मीनार जो है भवन के ऊपर लगी हुई इस प्रकार से। और भूमि के एक बिंदु से, मान लो भूमि है यहां पर और भूमि पर एक बिंदु है। ये भूमि है और भूमि पर एक बिंदु है, यहां से ये क्या है आपके? संचार मीनार। संचार मीनार है। संचार मीनार के वो क्या कह रहा है? ये तो इसका तल हो गया और ये इसका क्या हो गया? शिखर। तल और शिखर के उन्नयन कोण भूमि के एक बिंदु से इस संचार मीनार के, भूमि के एक बिंदु से इस संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री दे रहा है। क्या कहा? देखो प्रश्न क्या है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। तो बोल रहा है संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो भूमि के इस बिंदु से इस संचार मीनार के तल और ये आपके शिखर हो गया, इन दोनों के उन्नयन कोण दे रहा है वो 45 डिग्री। ये वाला तो 45 डिग्री हो जाएगा तल का, तो और शिखर का वो दे रहा है 60 डिग्री। तो ये लिख दिया अपन ने 60 डिग्री है। तो क्या कहा उसने? संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भवन की ऊंचाई उसने दे रखी है आपके 20 मीटर। आपके भवन की जो ऊंचाई है तल से, देखो भवन की ऊंचाई दे दी इसने आपके 20 मीटर है, और वो क्या कह रहा है? संचार मीनार की ऊंचाई जो है पूछ रहा है वो। क्या आपके संचार मीनार की जो ऊंचाई है ये उसने पूछी है। तो ये अपन x या h मान लेते, चलो हमेशा ऊंचाई को अपन h मानते हैं। तो देखो भवन सबसे पहले दिया है तो भवन की ऊंचाई अपन ने a भी ले ली, और ये BC क्या हो गया? आपके संचार मीनार, और इसको नाम दे दिया भूमि का एक बिंदु जो है P है। ठीक है, तो अपन ने माना कि संचार मीनार की ऊंचाई BC बराबर h मीटर है। ये अपन ने माना कि संचार मीनार की ऊंचाई BC बराबर h मीटर है। संचार मीनार की जो ऊंचाई है अपन ने वो BC बराबर h मीटर मान ली। और देखो भवन की ऊंचाई इसने दे रखी है 20 मीटर। इसमें आपके AP का मान जो है ना तो दिया है ना पूछा है। आप चाहो तो इसको x मान सकते हो। इसको अपन ने चित्र में ही x मान लिया। तो देखो अपन हमेशा ध्यान रखना कि अगर 45 का कोण आ रहा है तो 45 में tan आता है, tan 45 लेंगे तो लंब और आधार उसमें क्या होता है? बराबर। तो आप चाहो तो ये पहला वाला, इसमें देखो ये लंब रहेगा, ये आधार, क्योंकि ये 90 का कोण रहेगा तो 90 के सामने का ये कर्ण हो जाए, ये कभी नहीं बदलता है। और ये 45 का कोण है ये वाला, तो 45 के सामने का ये लंब बचा जो आधार। तो देखो लंब बटे आधार लोगे तो ये आपके भवन की ऊंचाई 20 मीटर है। तो आपके यहाँ भी ये आधार जो रहेगा इस बिंदु की
देखो भवन से इस बिंदु की दूरी जो है वो भी क्या आ जाएगी 20। तो आप चाहो तो इसको लेकर निकाल भी सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। त्रिभुज बी ए पी में, त्रिभुज बी ए पी में, बी ए पी में क्या ले रहे हैं, देखो अपन टेन 45 ले रहे हैं। टेन 45, टेन क्यों लिया है, क्योंकि मैं लंब में आधार का भाग लगाऊंगा। देखो 90 के सामने का तो कर्ण हो जाएगा, इस 45 के सामने का ये लंब हो जाएगा। 45 के सामने का ये क्या होगा, आपके लंब, और ये है आपके आधार। लंब बटे आधार करेंगे, टेन 45 हो जाएगा आपके, क्या रहेगा ये आपके टेन 45। और टेन तो आपके क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब तो है आपके ए बी और आधार है आपके ए पी, क्या हो जाएगा, ए बी बटे ए पी हो जाएगा। टेन 45 का मान 1 होता है, ये 1 लिख दिया अपन ने। और ए बी का मान आपके भवन की ऊंचाई जो कि 20 मीटर है, तो ये 20 मीटर लिख दिया अपन ने। और एपी का मान अपन ने x मान रखा है, तो देखो x का गुणा 1 में होगा, क्योंकि टेन 45 का मान 1 होता है, x का गुणा 1 में किया तो x बराबर क्या आ गया, 20 मीटर। तो दोनों हमेशा आप ध्यान रखना। आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, चूंकि त्रिभुज आप डायरेक्ट लिखो बी ए पी में, चूंकि त्रिभुज बी ए पी में एक कोण 45 का है और एक कोण समकोण है, तो दूसरा भी 45 का होगा। और देखो दो कोण बराबर है, तो वो तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है, उसमें दो भुजाएं क्या हो जाएगी, बराबर। ठीक है, तो अपन डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मैं ये वाला त्रिभुज ले रहा हूं, कौन सा, सी ए पी में, त्रिभुज सी ए पी में। ये अपन ने ले लिया त्रिभुज सी ए पी में, त्रिभुज सी ए पी लिया, सी ए पी में। देखो अब ये यहां पर ये बड़ा वाला त्रिभुज लिया गया है अपने, सी ए पी। तो ये पूरा जो रहेगा ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये आधार। लंब बटे आधार लेंगे, पुनः टेन 60 होगा, लेकिन यहां पर ध्यान रखना आप 60 वाला कोण लेंगे। तो लिख दिया अपन ने टेन 60। टेन 60 क्यों लिया, क्योंकि मैंने लंब में आधार का भाग लगाया, और लंब बटे आधार 10 होता है। तो आपके लंब तो क्या हो गया, AC, और आधार हो गया आपके AP। तो ये लिख दिया अपन ने AC बटे AP लिख दिया। और टेन 60 का मान आप जानते हो अच्छी तरह से, टेन 60 का मान होता है √3। अगर आपको अच्छी तरह से याद नहीं है तो मैंने जो है 8 प्रश्नावली पूरी प्लेलिस्ट बनाकर डाल रखी है, प्लेलिस्ट बनाकर डाल रखी है। अगर आपने नहीं देखी तो उसको जरूर देखे। और उसका प्लेलिस्ट का पहला ही वीडियो जो है गजब के महत्वपूर्ण सूत्र, उसमें थंबनेल बना के डाल रखा, उसको देखे। उसमें बहुत ही सरल सरल ट्रिक से, आसान ट्रिक से सारे फार्मूले मैंने समझा के डाल रखे हैं, आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगे। और फिर कमेंट भी करें कैसे लगे हैं आपको। चलो देखिए। तो टेन 60 का मान √3 होता है, √3 लिख दिया। देखो AC, ये आपके AC है, तो ये तो 20 हो गया, और ये H, तो क्या हो जाए 20 + H, या H + 20 भी लिख सकते हो आप, तो 20 + H लिख दिया। और देखो AP, नीचे क्या आ रहा है आपके AP, और AP का मान x है, तो x लिखेंगे अपन। तो देखो x का मान अपन निकाल चुके 20, तो समीकरण 1 से अपन क्या करेंगे, x का मान रख देंगे। x का मान रख देते हैं, x की जगह क्या लिख दें, 20। तो ये √3 तो ऐसे ही लिख दिया अपन ने, ये 20 भी ऐसे लिखा, प्लस h भी ऐसे लिखा, x का मान 20 आया था, तो ये 20 लिख दिया। तो देखो 20 का गुणा √3 में करेंगे तो 20 √3 हो जाएगा। और इधर क्या बचा, देखो 20 + h बच जाएगा। और ये प्लस का 20 इधर आएगा, माइनस का 20 हो जाएगा, यानी 20 √3 - 20 बराबर क्या हो रहा है, h। अब देखो मैं इन दोनों में से 20 कॉमन ले रहा हूं, ये दोनों में से 20 कॉमन लिया तो यहाँ तो √3 बचेगा, माइनस यहाँ से 20 कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा। इधर क्या बचा, h, तो h को इधर लिख दिया अपन ने। देखो अगर वो वर्गमूल 3 का मान देता है तो इसमें से इसको घटाकर, अगर वो वर्गमूल 3 का मान देता है तो आगे करना है आपको, अन्यथा नहीं करना है। क्योंकि अगर देखो अगर वो √3 का मान देता, तो देखो √3 का मान होता है आपके, √3 का मान होता है 1.732। तो √3 का मान यह रखोगे तो क्या आएगा, देखो 20 यहां लिखेंगे अपन 1.732 -1, ये -1 लिखेंगे। तो देखो 1 से 1 घट जाएगा आपके, तो क्या आएगा 20 इंटू आ जाएगा 0.732। तो देखो 20 का इसमें गुणा करें, जीरो तो मैंने ऐसे लगा दी, या आपके जीरो तो ऐसे लगा दी, ये वाली जीरो। और 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और 2 साती 14। देखो 1 2 3, 1 2 3, 3 अंकों बाद दशमलव लगाएंगे तो आपके h का मान आ जाएगा
क्या आएगा बोलो, 14.64 मीटर। लेकिन ध्यान रखना, आपको जब वो √3 का मान देता है तब जाके आगे हल करना है, नहीं तो यहीं तक रख देना। ठीक है, यहां तक रखोगे जिसमें पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको, नीचे तक करोगे तो भी पूरे नंबर दिए जाएंगे। लेकिन अगर वो √3 का मान देता है तो फिर आपको करना ही होता है, नहीं तो वो आधा या फिर एक नंबर काट लेता है। ठीक है, √3 का मान ना दे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन यहाँ लिख देंगे अतः, 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 अतः संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी आपके, अतः संचार मीनार की ऊंचाई, अतः संचार मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी आपके 20√3 - 1 मीटर होगी। ये आपके आंसर आ जाएगा इसका। चलो, ये 22वां प्रश्न था। अब अपन जो है इसके अथवा वाला देखते हैं। 22 के अथवा वाला प्रश्न अपन देखते हैं नेक्स्ट। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। देखो, 22 के अथवा वाला प्रश्न अब अपने पास में आ जाता है। ये आपके 22 के अथवा वाला प्रश्न है। प्रश्न क्या है देखो आपके, बाईस का अथवा प्रश्न है आपके, एक समतल यह आपके प्रश्न है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर और अधिक लंबी हो जाती है, 40 मीटर और अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। ठीक है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है तो छाया की लंबाई वो क्या कह रहा है, 30 मीटर और अधिक हो जाती है, ऐसा कह रहा हो। ये आपके प्रश्न है। देखो, एक समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार की छाया, मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर जो है वो क्या कह रहा है, 30 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। एक समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर और क्या कह रहा है, अधिक लंबी हो जाती है, जबकि उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री से घटकर 30 रहता है। तो छाया की लंबाई जो है वो क्या कह रहा है, 40 मीटर और अधिक लंबी हो जाती है। चलो देखते, देखिए 22 का अथवा वाला प्रश्न है आपके, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। चलो देखते हैं इसको। आपके प्रश्न क्या है, देखो ये आपके मीनार है, ये यहां पर आपके क्या है, ये मीनार है। ये आपके मीनार है। ये मीनार है और सूर्य का उन्नयन कोण जो बोल रहा है 60 डिग्री है। अभी सूर्य का उन्नयन कोण कितना है आपके, 60 डिग्री है। ये आपके सूर्य का जो उन्नयन कोण है अभी जो है आपके 60 डिग्री है। अपन ने मान लिया यहाँ पर 60 डिग्री है सूर्य का जो उन्नयन कोण है, ये 60 डिग्री है सूर्य का उन्नयन। ये सूर्य का उन्नयन कोण क्या है आपके, 60 डिग्री है। सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और वो क्या कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण जब 30 डिग्री होता है ना, घटकर 60 डिग्री से, जब सूर्य का उन्नयन कोण कितना होता है आपके, 30 डिग्री होता है। ये 30 डिग्री हो गया। देखो, सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटा और कितना हो गया आपके,
30 डिग्री हो गया। सूर्य का उन्नयन कोण देखो 60 से कितना घटकर आपके जो है 30 डिग्री हो गया है। तो देखो पहले इसमें ये सूर्य इधर था, इसकी छाया यहां पर ये थी। तो जब 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री होता है तो छाया की जो लंबाई है 40 मीटर और अधिक हो जाती है। यानी कि यहां पहले x थी तो ये x 40 और बढ़ जाती है, यानी कि x प्लस 40 हो जाती है। ऐसा वो कह रहा है कि एक समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो उसने क्या कहा है, आपके मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जो आपके मीनार है इसकी ऊंचाई पूछ रहा है। तो देखो इसकी ऊंचाई अपन मान लेते हैं h। इसको अपन ने ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, इसको सी नाम दे दिया, इसको डी। तो अपन मान लेते हैं ये आपके 22 का अथवा वाला प्रश्न है। अथवा प्रश्न है, अपन ने मान लिया, माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर है। और देखो इसने सी डी का मान क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक 40 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 40 मीटर अधिक लंबी हुई थी। जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हुआ तो छाया की लंबाई 40 मीटर और बड़ी थी। तो ये अपन ने छाया की लंबाई, वो छाया की लंबाई यहां पर जो है ये वाली भी अपने पास नहीं है, तो इसको अपन x मान लेते हैं। ठीक है, बीसी का मान अपन ने चित्र में ही x मान लिया, यानी कि ये टोटल आपके x प्लस 40 हो जाएगा। तो चलो दो त्रिभुज ले लेते हैं। पहले ये अपन ने समकोण त्रिभुज एबीसी ले लिया, अपन ने सर्वप्रथम लिया समकोण त्रिभुज एबीसी में। देखो यहां भी देखो ये 90 का कोण रहेगा, 90 के सामने का तो कर्ण रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। अगर 60 का कोण लूंगा तो 60 के सामने का ये क्या हो जाएगा, आपके लंब। और ये बचा जो आधार, आपके आधार, तो देखो लंब में अगर आधार का भाग लूंगा तो टेन हो जाएगा, टेन 60 हो जाएगा। और आधार में लंब का भाग लगाओगे तो उल्टा हो जाएगा आपकी कोट। तो देखो अपन लंब में आधार का भाग लगा लेते हैं। तो अगर लंब में आधार का भाग लगाएंगे, अपन ने लंब में किसका भाग लगाया, आधार का। और आपके देखो लंब तो क्या हो गया, ए बी, और आधार बीसी है, ए बी बटे बीसी लिखेंगे इसको अपन। लेकिन लंब बटे आधार तो 10 होगा, 10 लिख दिया। लेकिन इसमें 60 का कोण आ रहा है, 60 के सामने का लंब अपन ने दिया था, इसलिए 60 ले लिया। ए बी का मान तो h है जो कि निकालना है, h ऐसे लिख दिया। बीसी का मान x से है, x लिख दिया अपन ने, बराबर देखो 10 60 का मान √3 होता है, √3 लिख दिया। देखो अपने को इसने मीनार की ऊंचाई पूछी है तो ज्ञात क्या करना है, h। तो यहां से x का मान निकाल लो, ताकि जहां भी x आएगा अपन x का मान रखेंगे, x हट जाएगा, h बच जाएगा, h का आंसर आ जाएगा आपके। तो देखो इसका गुणा इधर करूंगा तो ये x यहां आ जाएगा आपके, और ये h है ही सही। और √3 का इधर गुणा करूंगा तो ये √3 यहां आ गया। तो ये आपके x का मान आ जाएगा h बटे √3। अब मैं ये वाला त्रिभुज ले रहा हूं, कौन सा, ए बी सी, ए बी डी, सॉरी ए बी डी त्रिभुज में अपन ने त्रिभुज ले लिया आप ए बी डी। ए बी डी में देखो इसमें भी देखो लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, तो लंब बटे आधार, इसमें भी लंब बटे आधार ही करेंगे ना। तो कर्ण दिया है ना इसने पूछा है, तो लंब तो ए बी और हो रहा है और आधार हो जाए बी डी। तो आपके क्या हो जाएगा, ए बी बटे क्या हो जाएगा, बी डी। ए बी बटे बी डी हो जाएगा और लंब बटे आधार 10 होगा। लेकिन इसमें 30 का कोण आ रहा है, आपके 30 का कोण आ रहा है, लंब बटे आधार 10 होता है, 10 30 लिख दिया अपने, 10 30 लिख दिया। ए बी का मान देखो, अब आपके देखो ए बी का मान तो h है, तो इस ए बी की जगह तो अपन ने h लिख दिया। और देखो बी डी, ये आपके बी डी है, ये x है और ये 40 है, तो x प्लस 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके, इसका मान x प्लस 40 हो जाएगा। और 10 30 का मान 1 बटे √3 होता है, आपको ये ध्यान रखना है। 10 30 और 10 60 दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। 10 30 का 1 बटे √3 होता है और 10 60 का √3 होता है, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, 10 45 का 1 होता है। चलो तो अपन क्या करेंगे, देखो h का मान तो अपने को निकालना है, पहले x का मान अपन यहां से रख दो आप चाहो तो। ठीक है, x की जगह x का मान रख दो, h बटे √3 लिख दो यहां पर। या फिर पहले आप चाहो तो क्रॉस गुणा कर दो, देखो इसका गुणा इधर होगा, ये यहां आ जाएगा आपके, इसका गुणा इधर होगा तो ये यहां आ जाएगा आपके, और इसका गुणा इधर होगा तो ये √3h हो जाएगा। और x प्लस 40 का गुणा 1 में होगा तो x प्लस 40। अब समीकरण 1 से आप h का मान रख दो, तो ये लिख दिया अपन ने x का मान, सॉरी
एक्स का मान रखने पर, एक्स का मान रखने पर एक्स की जगह एक्स का मान क्या लिखेंगे, एच बटे रूट 3 लिख देंगे यहां पर। ये लिख दिया एच बटे रूट 3 प्लस 40, और ये रूट 3 एच है आपके। अब देखो ये रूट 3 को हटाना है इसको, तो पूरी समीकरण में क्या करो, रूट 3 से आप गुणा कर दो। तो ये रूट 3 एच था, इसमें भी अपन ने क्या किया, रूट 3 से गुणा कर दिया है। और ये एच बटे रूट 3 है, इसमें भी रूट 3 से गुणा किया, और 40 में भी रूट 3 से गुणा कर दिया। यहां देखो रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, और यहाँ रूट 3 में रूट 3 का गुणा होगा, 3h हो जाएगा। ये 3h, इसमें से 1h घट जाएगा क्योंकि प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो 3h में से 1h घटेगा, 2h हो जाएगा आपके। क्या होगा, 2h। और यहां बच गया आपके 40 अंडर रूट 3। ठीक है, देखो रूट 3 में रूट 3 का गुणा होगा, 3 हो जाएगा, 3h हो रहा है, 3h ये हुआ, प्लस का h इधर आएगा, माइनस का h हो जाएगा, माइनस का h इस 3h में से घटेगा, 2h बच जाएगा। ये 2 इधर जाएगा, इसके बटे में कि 2 से 40 कट जाएंगे 20 बार, तो आपके h बराबर आ जाएगा आंसर 20 वर्गमूल 3 मीटर। आपको ये ध्यान रखना है कि रूट 3 का मान देगा तो रखना है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अतः मीनार की ऊंचाई आ जाएगी आपके, अतः मीनार की ऊंचाई 20 वर्गमूल 3 मीटर होगी। क्या आपके मीनार की ऊंचाई आ गई। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था आपके। चलो नेक्स्ट इसका आखिरी प्रश्न लेते हैं, 23वां प्रश्न देखते हैं। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सिंपल सा प्रश्न है आपके। तेईसवा ये है, देखो आपके बहुत ही आईएमपी प्रश्न है। सिद्ध करो कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। क्या आपके प्रश्न है, देखो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करो कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती है। वृत्त के बाह्य बिंदु से अगर वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो उनकी लंबाइयां क्या होती है, बराबर होती है। ये आपके 23वां प्रश्न है। चलो देखते देखे इसको। प्रश्न 23, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। वृत्त पर अगर बाह्य बिंदु से अपन कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो क्या होती है, आपके बराबर होती है। सिद्ध करो कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर लंबाई वाली होती है, बराबर लंबाई बराबर होती है। तो चलो देखो अपन सिद्ध कर देते हैं अब इसको। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। तो क्या कह रहा है कि ये वृत्त है, मान लिया जाए आपके पास में, क्या आपके वृत्त है, ये वृत्त है, और इसमें क्या कर रहे हैं, ये बाह्य बिंदु है। इस बाह्य बिंदु से वृत्त पर अगर अपन स्पर्श रेखाएं खींचते हैं, मान लो एक स्पर्श रेखा तो ये हो गई देखो आपके, और एक स्पर्श रेखा ये खींचती, तो इन दोनों की लंबाइयां क्या होती है, बराबर होती है। ये मान लिया जाए कि बिंदु P है,
P से एक स्पर्श रेखा तो अपन ने PA खींच दी और P से एक स्पर्श रेखा अपन ने PB खींच दी, तो इन दोनों की लंबाइयां क्या होती है, बराबर होती है। ये अपने को सिद्ध करना है। तो देखो दिया है, अपने को दिया क्या है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा दे रखी है। स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं PA व PB है। PA और PB क्या है, आपके स्पर्श रेखाएं हैं। ये उसने दिया है अपने को, क्या दिया है कि PA और PB क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। सिद्ध क्या करना है, इन दोनों की लंबाइयां बराबर होती है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, PA बराबर PB। ठीक है, देखो रचना, रचना में मैं क्या कर रहा हूं, वृत्त के केंद्र O को, देखो O को A से भी मिला रहा हूं मैं, O को B से भी मिला देता हूं और O को P से मिलाया, यानी कि OA OB तथा OP को मिलाया, तीनों को मिला दिया अपन ने। क्या किया, OA OB तथा OP को मिलाया। अब चलो उत्पत्ति देखते हैं, इसकी सिद्ध करते हैं। देखो अपने पास में यहां दो त्रिभुज आ गए। अगर इन दोनों त्रिभुजों को देखो, कौन सा, एक तो OAP और एक OBP, कैसे न कैसे इन दोनों को अगर अपन सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं तो सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, और ये सिद्ध हो जाएगा। इसकी इधर वाली भुजा इसकी इधर वाली भुजा के बराबर बता दे कि सिद्ध हो जाएगा। सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान होती है सीबीसीटी नियम से। तो देखो एक तो ये वाला त्रिभुज ले रहे, कौन सा अपन, OAP। एक त्रिभुज ले लिया अपन ने, त्रिभुज OAP, और एक त्रिभुज लिया अपन ने OBP। इन दोनों त्रिभुजों को मैं क्या कर रहा हूं, सर्वांगसम सिद्ध कर रहा हूं। सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं इन दोनों त्रिभुजों को। चलो देखो यहां पर देखो, ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर या स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो ये कोण भी समकोण होगा। और यहां भी ये क्या होगा, स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या है, तो दोनों एक दूसरे पर लंब होती है। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, क्या होती है, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये वाला कोण भी 90 का रहेगा और ये वाला कोण भी 90 का रहेगा। तो अपन लिख देते हैं यहां पर कोण OAP बराबर OBP बराबर क्या हो जाएगा आपके 90 डिग्री। चाहो तो यहां कारण लिख दो, चूंकि वृत्त के स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो क्या होगा, कोण समकोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये वाला कोण भी 90 का होगा और ये भी 90 का है, और दोनों 90-90 के, दोनों कोण बराबर होंगे। और देखो इसमें भी ये 90 के सामने का कर्ण है और इसमें भी ये 90 के सामने का क्या है, कर्ण है, लेकिन दोनों में आ रहा है, तो दोनों भाइयों के बीच की दीवार है, एक ही दीवार है, तो बराबर तो हो गई। इसको अपन हमारी भाषा में, हम मालवी भाषा में भेरा की दीवार कहते हैं। आपके उधर क्या कहते हैं कमेंट में जरूर लिखिए। चलो, तो ये भेरा की दीवार है साहब, इसको गणित की भाषा में उभयनिष्ठ भुजा कहते हैं। उभयनिष्ठ भुजा, कॉमन साइड, तो दोनों में कॉमन रहेगी, तो ये दोनों में जब कॉमन है, एक ही है, तो बराबर तो होगी सही। तो OA बराबर OP बराबर OP, इसमें भी आ रही है OP और इसमें भी आ रही है, तो OP बराबर OP, उभयनिष्ठ भुजा कहेंगे इसको। क्या कहेंगे इसको, OP बराबर OP क्या हो जाएगी आपके, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा है, जब दोनों में आ रही है एक ही है, तो बराबर तो होगी सही भाई। ठीक है, ये OP बराबर OP और 90 के सामने की एक कर्ण भी है और दोनों में उभयनिष्ठ है, समान है। दूसरी बात देखो, जब अपन कोई त्रिज्या लेकर वृत्त बनाते हैं
तो केंद्र से परिधि की दूरी सभी जगह क्या होती है, समान होती है। तो देखो ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो OA और OB का मान क्या होगा, बराबर। लेकिन ये इस त्रिभुज की भुजा है और ये इस त्रिभुज की भुजा है, तो OA बराबर OB एक ही त्रिभुज की या एक ही वृत्त की, सॉरी एक ही वृत्त की त्रिज्या है। लिख दिया OA बराबर OB। चूंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है, जब एक ही वृत्त की त्रिज्या है तो बराबर होगी, एक ही वृत्त की त्रिज्या है तो क्या हो जाएगी, आपके बराबर होगी। तो देखो कौन सा नियम हो गया, ये तो आपके समकोण, देखो समकोण कर्ण भुजा नियम है, इसको तो RHS सर्वांग समता कहते हैं। RHS सर्वांग समता, सर्वांग समता, RHS सर्वांग समता से आपके दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। कौन सा त्रिभुज, एक तो है आपके OAP सर्वांगसम हो गया, किसके बोलो, OBP के, किसे, RHS सर्वांग समता से। ठीक है, दोनों क्या हो गए, सर्वांग सम, यानी कि OAP त्रिभुज और OBP त्रिभुज सर्वांग सम हो गया। तो इनकी क्या हो जाएगी, संगत भुजाएं बराबर, इसकी इधर वाली भुजा इसकी इधर वाली भुजा के बराबर होगी, यानी PA बराबर क्या हो जाए, PB। क्या हो जाएगा आपके, PA भुजा का मान जो रहेगा वो PB के बराबर हो जाएगा। ये आपके CPCT नियम है। ठीक है, तो देखो यही तो अपने को सिद्ध करना था, यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। ठीक है, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। तो ये स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होगी, PA बराबर PB, यही अपने को प्रूफ करना था। देखो इसका लास्ट सवाल है 23वें का अथवा वाला, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। ये अपने को सिद्ध क्या करना है, वृत्त की, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। चलो ये बहुत टेढ़ा है लेकिन बहुत सिंपल सा है, देखते हैं। देखो अपन अपने को प्रूफ क्या करना है, अपने को प्रूफ ये करना है, देखो ये आपके वृत्त है, ये आपकी क्या है, व्रत है, और ये देखो आपके कोई स्पर्श बिंदु है, ये यहां पर किसी रेखा का ये स्पर्श बिंदु है। चलो अपन ने यहां पर एक रेखा खींच दी, ये अपन ने एक रेखा खींची, ये आपके क्या हो गया, स्पर्श बिंदु हो गया। ये वाला जो बिंदु है आपके, ये क्या हो गया, स्पर्श बिंदु हो गया। तो इस स्पर्श बिंदु से ये जो त्रिज्या गुजरेगी, इस त्रिज्या पर ये क्या होगी, लंब होगी। ये अपने को सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब, यानी कि ये दोनों एक परस्पर लंब होती है, यानी कि ये कोण 90 का रहेगा, ये कोण भी 90 का रहेगा। ये अपने को जो है सिद्ध करना है। 23वें का अथवा वाला, 23वें का अथवा। तो अपन ने देखो ये तो वृत्त का केंद्र हो गया, और ये आपके देखो P क्या हो गया, स्पर्श बिंदु। ठीक है, यहां बहुत सारे बिंदु ले लिया मैंने, एक A लिया, इधर अपन ने B ले लिया, फिर अपन ने C ले लिया, इधर अपन ने देखो Q ले लिया। ठीक है, इधर अपन ने क्या ले लिया, देखो R ले लिया, और भी आप बहुत सारे बिंदु ले सकते हो। इस स्पर्श रेखा पर ऐसे अपन ने बहुत सारे बिंदु लिए। ठीक है, अपन ने लिख दिया वृत्त में OP बराबर क्या होगी, त्रिज्या, और P स्पर्श बिंदु हो गया, स्पर्श बिंदु है। और देखो P के अलावा ये ABCQR क्या हो गए, बिंदु P के अतिरिक्त स्पर्श रेखा पर बिंदु। ठीक है, स्पर्श रेखा पर बिंदु क्या हो गया, देखो A B C Q तथा R स्पर्श बिंदु
पी के अतिरिक्त बिंदु, अतिरिक्त बिंदु है ये। कौन सा? इस पी जो स्पर्श बिंदु है, इस स्पर्श बिंदु के अतिरिक्त बिंदु है। ए भी है, बी भी है, सी भी है, क्यू भी है, आर भी है। ये स्पर्श बिंदु नहीं है। ये इस स्पर्श रेखा जो पी से गुजर रही है, इस स्पर्श रेखा पर स्थित बिंदु है, लेकिन स्पर्श बिंदु नहीं है। स्पर्श रेखा के अतिरिक्त बिंदु है। ए बी सी क्यू तथा आर स्पर्श बिंदु पी के अतिरिक्त बिंदु है, इसके अलावा बिंदु है। लेकिन देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, इन सबकी दूरियां देख रहा हूं। आप चाहो तो स्केल लेकर माप भी सकते हो। क्या कर सकते हैं? देखो अपन स्केल लेकर इन सबको माप सकते हैं। स्केल लेकर इन सबको मापेंगे। देखो इन सबको आप माप के देख सकते हो कि इन सब में कौन ज्यादा होगा। ठीक है, अतिरिक्त बिंदु है, ये अतिरिक्त बिंदु है। इस पी के अलावा ये अतिरिक्त बिंदु है। ठीक है, चूंकि स्पष्ट है, स्केल से मापने पर चूंकि स्पष्ट है, स्केल से माप कर देख सकते हैं। स्केल से मापने पर स्पष्ट है, स्केल से मापने पर स्पष्ट स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है साहब? कि ये ओपी जो है, ये आपके ओपी जो है, ये देखो ओपी से बड़ा कौन है? ओए। और देखो ओए से बड़ा कौन है? ओबी। और देखो ओबी से बड़ा कौन है? आपके ओसी। यानी कि कहने का अर्थ है कि ओपी इसमें सबसे छोटा है। देखो ओसी से छोटा कौन है? ओबी। ओबी से छोटा कौन है? ओए या एओ, है ना, एक ही बात है। ओसी से छोटा कौन है? ओबी। ओबी से छोटा कौन है? ओए। और ओए से छोटा कौन है? ओपी। मतलब इधर साइड में ध्यान रखना, ओपी से कोई भी छोटा नहीं होगा, सारे के सारे बड़े होंगे। आप चाहो तो स्केल से माप कर देख सकते हो। और इधर भी अगर जाओगे तो देखो ये ओपी से बड़ा कौन होगा? ओक्यू। ओपी से बड़ा कौन आ रहा है? आपके ओक्यू। और ओक्यू से बड़ा कौन आ रहा है? ओआर। यानी कि कहने का यह अर्थ है कि ओपी सबसे छोटी भुजा है, छोटी दूरी है। इस स्पर्श रेखा पर केंद्र से, स्पर्श रेखा पर केंद्र से सबसे छोटी दूरी है। और ध्यान रखना है, सबसे कम दूरी जो ली जाती है हमेशा लंबवत ली जाती है। हमेशा दूरी, पास की दूरी कहां होती है? सीधी दूरी जो होती है वो सबसे पास में होती है और वो लंब होती है। अतः अपन लिख देंगे, अतः क्या हो जाएगा? ये ओपी जो होगी इस स्पर्श रेखा पर लंब होगी। यानी कि कहने का यह अर्थ है कि स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पर स्पर्श रेखा लंब होती है। अतः स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पर स्पर्श रेखा लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। लंब होती है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण था, छोटा सा प्रश्न था। आपको पेपर कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा? ठीक है मित्रों, आप कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले नए नए लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मैंने आपके बहुत सारी प्रश्न नावलियां अपलोड कर रखी है। 2023, 24 और 25 का पेपर, वार्षिक परीक्षा का पेपर भी अपलोड कर रखा है, जो कि मध्य प्रदेश बोर्ड वालों के लिए तो बहुत ही आईएमपी है। आपके 90% बोर्ड का पेपर जो है इसी में से छटेगा, 23, 24 और 25 के पेपर में से ही। तो आप उनको जरूर देखिए। मैंने यूट्यूब पर फास्ट लर्न एजुकेशन चैनल पर सारे अपलोड कर रखे हैं, और मैंने उसमें बहुत सारी प्रश्नावलियां भी जो है अपलोड कर रखी। 5 कर रखी है, आपके 6 कर रखी है, 7 कर रखी है, आपके 8 कर रखी है, 9 कर रखी है।
इतनी सारी प्रश्नावलियां भी प्लेलिस्टें बना बनाकर अपलोड कर रखी है, तो आप उनको जल्दी जल्दी देखिए, उनको भी लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले नए नए लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। जय श्री महाकाल दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।